जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं एक्स ऑनरी सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह एक बार फिर वीडियो लेके हाजिर हूँ। और मैं सभी OROP के धरने प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर जागृत जवानों, जेशोजों सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी जगह से औरों के वीडियो मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छे मैक्सिमम पॉइंट कवर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ORP किसे मिलनी चाहिए थी, किसे नहीं मिलनी चाहिए और मिली किसे, वो सब जग जाहिर है। और कुछ विशेष चीज़ें मैं अपनी तरफ से जिन पर जोर दे रहा हूँ, जो मैंने उसमें शायद नहीं देखी। सबसे पहले, हर यूनिट का प्रमोशन बराबर नहीं हो सकता, हर सिपाही जीशू नहीं बन सकता, हर कोई ऑर्डनरी नहीं जा सकता, क्योंकि एक यूनिट में रैंकों की संख्या निश्चित होती है। इसलिए ACP बनाई गई थी। ये जो फिर उसे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का नाम दिया गया, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मानक ही सही नहीं है। यदि MSCP का टाइम मानक इंडेक्स सही होते तो हर किसी को अच्छी पेंशन तक पहुंचने का मौका मिलता। और रैंक पे हवलदार जी 24 साल करें या उसी हवलदार जी को 28 साल करने दिया जाए तो सूबेदार और हवलदार के पेंशन में कोई अंतर नहीं होगा, केवल सर्विस इंक्रीमेंट मिलते हैं। रैंक वैल्यू कुछ नहीं है, रैंक का कोई पेमेंट नहीं मिलती है। ACP का दायरा अगर उस प्रकार रखा जाता जैसे ऑफिसर्स का है और एक रैंक के दूसरे रैंक के बीच अंतर भी है तो जरूर फर्क पड़ता। MSCP के कितने रैंक है कुछ पता नहीं। हमारे लिए 3 है, नायक हवलदार, नायब सूबेदार 24 साल में। एजुकेशन वालों के लिए और 3 है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। अब मुझे बताइए, हवलदार जी ने 24 साल नौकरी सभी ने की तो स्ट्रक्चर MSCP का अलग अलग नहीं हो गया? पढ़े लिखे होने का बहुत अच्छी बात है, एक्स ग्रुप पे मिल गई, सीधे हवलदार से एंट्री मिली, ये भी ठीक है, मिलना भी चाहिए। लेकिन 24 साल तक दोनों ने हवलदार के रैंक को 24 साल मैक्सिमम सर्विस के लिए और दोनों हवलदार पेंशन गए तो दोनों का MSCP में 3 रैंक का फर्क नहीं है। यही बात अगर MSP की जाए तो जो ऑफिसर्स हैं तो आपका 3 गुना तो लेगा ही, पढ़ा लिखा और ऊपरी दर्जे पर हैं। मैंने इसीलिए कहा था, क्या एजुकेशन ही सेना का सही मापदंड है? अगर ऐसा ही है तो आप MSP का क्लेम किस प्रकार से करोगे? इसलिए ACP के दर्जे, ACP का कितनी होनी चाहिए? ऑनरी कैप्टन के बाद ऑनरी मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल तो नहीं बनते, तो ACP के भी एक निश्चित रैंक होने चाहिए थे सबके लिए कि कहाँ तक ACP मिलेगी, किस रैंक की तक मिलेगी, वो सबके लिए होना चाहिए। सेना के जवानों में, सेना में सब है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बीमारी ग्रेड वैल्यू। ग्रेड अप तो पे अप, पेंशन अप, पेमेंट चेंज। कहने का मतलब 16 साल में अगर हवलदार जी के वैल्यू पर ACP अगर जवान लेता है और हवलदार जी अगर पे बैंड 2 में होते तो 16 साल में उसका पे बैंड चेंज होकर ही पेंशन जाता, जैसे ऑफिसर से जाता है। 13 साल में अफसर साहब जो जाते हैं 13 साल में उनका पे बैंड चेंज हो जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर। सिपाही का भी हो जाता, लेकिन हवलदार की वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ से उसका पे बैंड चेंज होगा? 17 साल में भी पे बैंड 2 की पे पर सिपाही नहीं पहुंचेगा। 34,300 उसका लास्ट बेसिक होगा, 34,500 पर, 35,400 पर पे बैंड 2 शुरू होता है। इसके अलावा हर एक सैनिक, हर एक रैंक का यदि इंडेक्सन फिक्सेशन सही होती, मैक्सिमम मिनिमम इंडेक्स पे फिक्स सर्विस पेंशन होनी कितनी चाहिए मिलिट्री में? 24 साल, 26 साल, 28 साल, 15 साल, 17 साल करने पर वही चीज़ क्लियर नहीं है। इसीलिए पुराने पे कमीशन के लोग 2016 से पहले के रिटायरों की, मैं सूबेदार साहब ऑर्डनरी सूबेदार मेजर जो रिटायर आया हूँ, रिटायर के बाद ऑर्डनरी का तो आप वैसे ही कुछ नहीं देते हैं, वो मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि मिलना चाहिए सभी को। ट्रेडमैन भी ऑर्डनरी आते हैं, ऑर्डनरी सूबेदार मेजर, ऑर्डनरी नायब सूबेदार, मिलता कुछ नहीं है, मिलना चाहिए, वो भी पॉइंट है। इसके अलावा जो 2016 और 2006 के बीच के रिटायर हैं, 2008 के बाद के जब ग्रेड वैल्यू 42, 46, 48 हुई थी, उन सब का हमसे ज़्यादा
पेंशन है 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार। किसी की 30 हज़ार बेसिक है, किसी की 31 है। हमारी 28 से ऊपर नहीं गई, किसी की गई भी हो। लेकिन क्योंकि वहां पर जब आप बंदा प्रमोशन लेता था, नायब सूबेदार बनते थे हवलदार जी, तो 28 से 4200 के ग्रेड में जाते थे, वो उनके बेसिक में जुड़ता था, तब उसका 3% नेक्स्ट इंक्रीजमेंट होती थी। ग्रेड खत्म होने के बाद वो 1400 की बढ़त हवलदार जी के नायब सूबेदार बनने पर खत्म हो जाती है। इसी प्रकार नायब सूबेदार साहब को कम से कम 400, क्योंकि 42 और 4 46, 400 प्लस बेसिक, तब उस पर इंक्रीजमेंट उतना फायदा नहीं होता था जितना नायब सूबेदार से हवलदार बनने पर उसको हो रहा था। इसी प्रकार से तब जाकर के मैक्सिमम पर हमारी पेंशन होनी चाहिए थी, और बाकी के 2016 से 6, 2000, फिर 96, फिर 86 और उससे पहले के ग्रुप जो आप बनाते हैं वो धीरे धीरे हमारे तक आने चाहिए थे। लेकिन हमें भी आप एमएसपी OROP दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, तो ये ORP है किसके लिए? मानदंड क्या है इसका? किसको मानक मान के आप दे रहे हैं? कौन मैक्सिमम है? हमको मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि लेटेस्ट पे कमीशन के रिटायर तो हम लोग हैं। लेकिन पे इंडेक्शन फिक्सेशन न होने की वजह से, सर्विस पेंशन फिक्स नहीं होने की वजह से सारी विसंगतियां पैदा हुई। इसे सुधारा नहीं गया तो OROP का कोई मतलब नहीं बनता। पहले बेसिक सुधारें, फिर OROP। तो अंत में वहां पर बढ़ चढ़कर हम सभी लोग भाग लेते हैं। सुनने में आता कि जीशूजों की संख्या बहुत कम है। साहिबान, जीशूज होते ही 6% है, पहली बात तो ये है। दूसरा, जवान 25 से 30 लाख अगर होते हैं, 10% भी आएंगे वहां पर तो 2.5 लाख संख्या होगी। जैसे 10% आएंगे तो मुश्किल से 250 हो पाएंगे। उसके अलावा आंदोलन में सैनिक 17 साल करके आंदोलन में वहां पर बैठ भी गया होगा, उसके साथ का कोई जेसीओज होगा तो रिटायर ही नहीं हुआ, तो क्या ऑन सर्विस वाला आंदोलन में आ सकता है? फिर भी बढ़ चढ़ कर जेसीओ भाग लें। मैं खुद एक जेसीओ हूँ, एक बार का जा चुका हूँ, दोबारा फिर जाऊँगा। लेकिन ध्यान रहे, रेशो कभी भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम 6% हैं पूरी सेना के, 3% अफसर हैं, और आप लोगों की संख्या ज़्यादा है। और हम संख्या बल के आधार पर, आपके यूनियन के आधार पर, आपके आह्वान पर हम लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर हम रैंक नहीं देखते। हम कोई सिपाही भी अगर उसका लीड कर रहा है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और बल्कि आपके झंडे तले हम काम करने को तैयार हैं, आपके आवाज़ के लिए, कि आपका स्तर बढ़ेगा तो मेरा स्तर खुद ही बढ़ जाएगा। तो इसी बात पर, इसी एकता के नाम पर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।